अच्छा सर, लास्ट क्लास तक हमने ये सीख लिया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और पीएफआई का ऑडिट क्यों करवाया जाता है, ताकि उस इंफॉर्मेशन की क्रेडिबिलिटी इन्हांस हो जाए। अब फिर वो कहता है कि भाई बिफोर एक्सेप्टिंग द इंगेजमेंट, बिफोर एक्सेप्टिंग द इंगेजमेंट आपने कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करना होता है। जैसे हम वैसे क्या करते हैं कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है या नहीं है, मैनेजमेंट ने अपनी जिम्मेदारियों को कबूल किया या नहीं किया, कि भाई इन्फॉर्मेशन बनाने की, इन्फॉर्मेशन और डेटा देने की, हर किसी बंदे से एक्सेस देने की, वो सारी चीज़ें जो ऑडिट में होती है। यहाँ पे भी वही है, सिवाय कुछ एडिशनल चीज़ें भी उसने डाल दी। उसने बोला आप सबसे पहले ये देखें कि इंटेंडेड यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। वो कहता है भाई ये पहले ये समझ लो कि ये इन्फॉर्मेशन बनाई क्यों जा रही है, तो आपको पता लगेगा कि मकसद है बैंक को जमा कराना, मकसद है कि मैं जो है शेयर इशू करने वाला हूँ, तो मैं अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर फ्यूचर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को डालूंगा, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को डालूंगा, ताकि लोगों को मेरे प्लान्स पता लगें। तो मैंने कहा सही है भाई, मकसद ये है। अब मकसद है कि भाई मैं आगे आने वाले सालों के अंदर, प्लीज़ सुनिएगा फोकस के साथ, मैं शेयर होल्डर्स को बताऊं कि भाई आगे आने वाले सालों में मैं इतना कमाऊंगा, और वो सिर्फ बैलेंस शीट बना रहा है प्रोस्पेक्टिव। तो भाई ये मकसद और जो इन्फॉर्मेशन बन रही है वो आपस में मैच नहीं हो रहे। तो वो कहता है ज़रा ये देख लेना, ऐसे नहीं हो कि तुम किसी ऐसे प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे रिपोर्ट दे दो जिसका मकसद कुछ और था, इन्फॉर्मेशन कुछ और बन गई। तो बोलता है पहले तो ये देख लेना। फिर बोलता है ये देख लो कि जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनाए जाएंगे उसमें अजम्पशंस कौन सी यूज़ होने जाने वाली हैं, कौन सी, भाई दो होती है ना सर। एक तो हो गई आपकी सर हाइपोथेटिकल अजम्पशन, जिसका मैं आपको मतलब बता चुका हूँ, और सर बेस्ट एस्टीमेट अजम्पशंस। बोलता है ये देख लेना। फिर बोलता है ये है कि भाई इंटेंडेड यूज़ ऑफ द इंफॉर्मेशन पता लग गया, हाइपोथेटिकल या बेस्ट एस्टीमेट यूज़ होगा ये पता लग गया। अच्छा, हाइपोथेटिकल और बेस्ट एस्टीमेट आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि आपको ये पता है ना कि बेस्ट एस्टीमेट है, तो आप ये कहते हैं कि जो प्रायर ईयर्स का डेटा है उसी के कुछ फैक्टर्स को यूज़ करके मैं आगे उसको फोरकास्ट कर दूंगा। और हाइपोथेटिकल अजम्पशंस के अंदर मैं व्हाट इफ सिनेरियो पे जाऊंगा, तो फिर आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए व्हाट इफ सिनेरियो की इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्या एक्सपेक्टेड है, ये सारी चीज़ें। फिर वो तीसरी चीज़ कहता है आप ये देखें कि क्या ये रिपोर्ट जनरल पर्पस यानी जनरल आवाम के लिए और स्पेसिफिक लोगों के लिए। तो जाहिर सी बात है रिस्ट्रिक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन इन यूज़ आता है, हम केवियट डालेंगे कि ये किसी और के काम की नहीं है। अच्छा भाई, फिर वो कहता है कि ये देख लेना कि क्या पीरियड कवर कर रही है ये इन्फॉर्मेशन। ऐसा तो नहीं है कि अनरीजनेबल पीरियड के लिए इन्फॉर्मेशन बनाई जा रही हो जिसके ऊपर मैं जा ही नहीं सकता, मैं सोच ही नहीं सकता, मैं प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता, तो फिर मैं ओपिनियन कैसे दूंगा। इवन दो मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस होती है, बट फिर भी भाई आपने तो अपना रिस्क हैच करना है ना। तो आप ये देख लीजिएगा कि ये फैक्टर्स बिफोर एक्सेप्टिंग। और फिर वही बात है कि भाई क्या मैनेजमेंट ने ये एग्री किया कि वो जिम्मेदार है इस इन्फॉर्मेशन को बनाने के लिए, और मैनेजमेंट ने ये एग्री किया कि वो जिम्मेदार है मुझे हर वो डेटा प्रोवाइड करने के लिए जो मैं उससे मांगूंगा, जिसको यूज़ करके उसने क्या बनाई है, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। बोलता है जब आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, पहली बात तो ये है कि अगर ये नहीं है तो आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, और अगर एक्सेप्ट कर लिया और बाद में तुम्हें पता लगता है, बात समझिएगा, अगर एक्सेप्ट कर लिया तुमने और बाद में तुम्हें पता लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन बनाई जा रही है वो इंटेंडेड यूज़ को मैच ही नहीं कर रही, तो आप फिर विड्रॉ कर देते हैं, आप फिर इस इंफॉर्मेशन का ऑडिट नहीं करते। आगे लेके चलते हैं। फिर वो बोलता है वंस चलो समझ लो कि तुमने इस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर लिया, अब आप ऑब्टेन करेंगे नॉलेज ऑफ द बिजनेस। अब आप क्या ऑब्टेन करेंगे बच्चों, नॉलेज ऑफ द बिजनेस। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई वाई द हेल आई एम गेटिंग नॉलेज ऑफ द बिजनेस, और उस पर भी बात कर लेते हैं। मैं कहता हूँ नॉलेज ऑफ द बिजनेस क्यों लाजमी है, ज़रा फोकस होकर सुनिएगा भाई। लेट से मैंने ये कहा कि भाई मैं किसी बैंक के ज़रिए अप्रोच किया गया हूँ, बैंक मुझे कह रहा है कि भाई मेरे पीएफआई को ऑडिट कर दो। मैंने कहा अच्छा भाई आपका मकसद क्या है ये पीएफआई बनाने का। उसने बोला कि भाई पीएफआई का मकसद ये है कि हमने वैल्यू इन यूज़ की कैलकुलेशन बनाई है। हमने वैल्यू इन यूज़ की क्या बनाई है भाई, कैलकुलेशन बनाई है। मैंने कहा सही है भाई, आपने वैल्यू इन यूज़ की कैलकुलेशन बनाई है, अब आगे क्या करूँ। मैंने बोला क्यों बनाई है, मकसद बताओ। उसने बोला भाई क्योंकि इम्पेयरमेंट इंडिकेटर्स थे,
इम्पेयरमेंट इंडिकेटर्स थे। तो हमारे ऑडिटर ने ये कहा कि आप ये वैल्यू इन यूज़ की कैलकुलेशन बनाए जस्ट टू चेक कि वेदर ये जो एसिड है ये इम्पेयर्ड है या नहीं है। तो मैंने कहा ऑडिटर को ही बोलो भाई। उसने कहा कि आप ही को नहीं पता कि सेल्फ रिव्यू थ्रेड है, वो अपनी ही बनाई हुई चीज़ को कैसे रिव्यू करेगा। तो हमने कहा चलो यार ये बात तो समझ आती है, ये बात तो समझ आती है मुझे कि यार वो नहीं कर सकता इसलिए अब हमारे पास है। तो मैंने कहा आप बना ले। तो उसने कहा भाई फिर वही बात कर रहे हो, क्रेडिबिलिटी कहाँ से आएगी, मैं तो ओवर स्टेट कर दूंगा चीज़ें। तो रीजनेबलनेस को चेक कराने के लिए मैं आपके पास आया। मैंने कहा चलो भाई अब आपकी बात समझ आ गई। मैंने कहा सही है भाई, देख लेते हैं। फिर मैंने कहा कि ये एंगेजमेंट एक्सेप्ट तो कर लूँ मैं, पर मुझे नॉलेज होनी चाहिए। क्यों नॉलेज होनी चाहिए भाई? उसके अंदर जो कैश फ्लोज हैं, उस पूरे वैल्यूएशन मॉडल के अंदर, वैल्यू इन यूज़ के मॉडल के अंदर जो कैश फ्लोज हैं उसके अंदर, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी, 2023 2024 में सही है जी, मेरी बैंक के ऊपर एडवांस इनकम इंक्रीज़ हुई यहाँ पे 20% से। मैंने कहा यहाँ पे 30% से। मैंने कहा भाई क्या प्रीवियसली भी ऐसा हुआ है? उसने बोला नहीं हुआ ऐसा। तो मैंने कहा अब आगे कैसे बढ़ेगी? तो वो बोल रहा है भाई मैं हाइपोथेटिकली ये सोच रहा हूँ कि फ्यूचर में मेरे डिपॉजिट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो भाई मुझे नॉलेज ऑफ द बिज़नेस होनी चाहिए ना कि क्या ये कंपनी और ऐसी ही नेचर की सिमिलर कंपनीज क्या इतनी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी रखती हैं कि वो डिपॉजिट रेस कर पाएँ, और अगर वो डिपॉजिट रेस कर पाएगी तो वो कितने रेट पे इशू कर सकती है अपना लोन, और क्या लोन लोग इससे लेंगे या किसी और बैंक के पास जाएंगे। दिस सोली डिपेंड्स अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस, नॉलेज ऑफ द इंडस्ट्री। आपको नॉलेज नहीं होगी आप कभी भी ऑडिट नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट के डायनेमिक्स क्या हैं। तो क्या ये बैंक ऑफर कर पाएगा इतना रेट, या इतना रेट कि लोग इससे आगे एडवांस ले बजाय कि किसी और बैंक के पास जाएं। बात क्लियर है? और फिर लेट से मैंने कहा चलो भाई तुम डिपॉजिट लेके लोगों को एडवांसेस दोगे, ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई डिपॉजिट तुम्हारे पास आ जाए, एडवांसेस नहीं हो, एडवांसेस नहीं दे पाओ, तो तुम्हारी जो फाइनेंस कॉस्ट है वो भी तो बढ़ेगी ना, क्योंकि तुम लोगों से डिपॉजिट ले रहे हो तो वो भी तो फ्री में नहीं है। फिर मुझे ये देखना है कि हिस्टोरिकली डिपॉजिट रेट्स क्या रहे हैं, मार्केट में क्या चल रहा है, बाकी बैंक्स क्या दे रहे हैं। तो उसी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे एक और इम्पैक्ट भी तो आएगा फाइनेंस कॉस्ट का। तो ये सारी चीज़ें तुम कब असेस कर पाओगे? जब यू हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नॉलेज ऑफ द बिजनेस एंड इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की, उस कंपनी के स्पेसिफिक बिजनेस की, उस एंटिटी की नॉलेज होनी चाहिए। फिर वो कहता है कि जब आपने नॉलेज ले ली, पहली चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी कि जब आपने नॉलेज ऑब्टेन कर ली। दूसरा वो कहता है कि ये देखो कि इंटरनल कंट्रोल्स क्या लगे हुए हैं। सर ऑडिट कर रहे हैं कि अब इंटरनल कंट्रोल्स क्या लगे हुए हैं? भाई वो बोलता है इंटरनल कंट्रोल्स ओवर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नहीं ओवर प्रिपरेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या है। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है इंटरनल कंट्रोल? भाई आप ये देखो कि जिस बंदे ने ये फाइनेंशियल बनाया क्या वो मतलब सफिशेंटली क्वालिफाइड है? कौन लोग हैं जो उसको रिव्यू कर रहे हैं? क्या वो बंदा सफिशेंटली क्वालिफाइड है? कौन लोग हैं जो उसको क्या कर रहे हैं, रिव्यू? देखो आपका रिस्क क्या होता है, फिर कम हो जाता है ना। वो बोलता है कि भाई फिर आप अंडरस्टैंडिंग ले इस चीज़ की, कौन लोग हैं जो उसको बना रहे हैं, कौन लोग हैं जो उसको रिव्यू कर रहे हैं। पास्ट में अगर कोई ऐसी पीएफआई मैनेजमेंट ने बनाई है तो उसके सब्सिक्वेंट रिजल्ट्स एक्चुअल के मुकाबले में क्या रहे हैं, यानी उन्होंने कुछ असेस किया होगा और बाद में देखा होगा, तो प्रीवियसली कंपेयर करूंगा मैं अब के रिजल्ट से तो क्या नतीजे आए उसके। तो वो सारी चीज़ें मैंने अकॉर्डिंगली देखनी है आफ्टर एक्सेप्टिंग दिस एंगेजमेंट। यानी मैं काम नहीं शुरू किया, पहले मैंने अंडरस्टैंडिंग ली और ये सारी चीज़ें की, और फिर मैं ये देख रहा हूँ एक एक करके रीड कर लेते हैं। मैंने कहा देखें नॉलेज ऑफ द बिजनेस होनी चाहिए, एंटिटी के प्रोसेस पता होने चाहिए प्रिपेयरिंग की, इंटरनल कंट्रोल्स ओवर द सिस्टम, नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन कि भाई वो किस तरीके से डॉक्यूमेंट करते हैं, किसी अजम्पशन को देख रहे हैं वो या किसी अजम्पशन के बिना पे वो कर रहे हैं, तो उसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या रखे हुए उन्होंने जो मुझे चाहिए होंगे ना चेक करने के लिए। मैं कहूँगा कि भाई अगर आप कह रहे हैं कि ये बैंक के अंदर आपके एडवांसेस इंक्रीज़ होंगे, या अगर आप इंश्योरेंस कंपनी हैं तो आप कह रहे हैं कि मेरी पॉलिसीज़ इतनी बिकेंगी तो मेरे पॉलिसी होल्डर्स इतने से इंक्रीज़ होंगे, तो उसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है? इवन दो दिस इज़ फ्यूचर बेस्ड, वो कुछ तो लिखा होगा, कुछ तो डॉक्यूमेंट किया होगा, तो वो डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस क्या है? एक्सटेंड के कौन कौन सी स्टैटिस्टिकल, मैथमेटिकल और कंप्यूटर असिस्टेड टेक्निक्स यूज़ हुई हैं। ऐसी बात है कागज़ के पन्ने पे तो नहीं बनाएगा।
एक्सेल पे बनाएगा, तो एक्सेल मॉडल्स हैं क्या है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज है, सब तुम्हें पता होना चाहिए। मेथड्स यूज टू डेवलप एंड अप्लाई अजम्पशंस, कि भाई अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे आज तक, प्लीज़ समझिएगा, आज तक मैंने जो पॉलिसीज़ इशू की अपने इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होल्डर्स को, उसमें से कितना बिजनेस मेरा कंटिन्यू होता है, जिसको मैं कहता हूँ रिटेंशन रेशियो। तो वो रिटेंशन रेशियो की अजम्पशंस कैसे निकाली इन्होंने, क्या इन्होंने जाके स्पेसिफिकली MIS निकलवाई अपने IT डिपार्टमेंट से ये देखने के लिए कि कितनी पॉलिसीज़ नंबर के हिसाब से इशू, सी नंबर नॉट अमाउंट, नंबर ऑफ पॉलिसीज़, और फिर उसमें भी ब्रेकअप देखते हैं। प्लीज़ समझिएगा, ये बहुत अहम बात है, उसमें भी ब्रेकअप कि क्या उसकी जो कैटेगराइजेशन है कि इंडिविजुअल पॉलिसीज़ हैं, ग्रुप पॉलिसीज़ हैं, ये प्लान होता है, दूसरा प्लान होता है, तो इसमें अलग देखो। अगर मैं कहूँ कि ओवरऑल अगर मैं रिटेंशन रेशियो निकालूंगा ना तो गलत है, क्योंकि हर एक पॉलिसी का जो प्रीमियम रेट है वो अलग है, प्रीमियम इनकम या प्रीमियम रेवेन्यू अलग है, क्योंकि एक पॉलिसी मैं इशू करता हूँ इस रेट पे, दूसरी पॉलिसी इशू करूँगा दूसरे रेट पे। तो अगर जो मेथड्स और अजम्पशन डेवलप की गई हैं क्या वो रीजनेबल हैं, क्या तरीक़ाकार क्या था उसका, तो मैं तो ये कहता हूँ कि भाई अगर आप MIS निकाल लें तो फिर MIS को भी आप सेग्रीगेट करें ना, उस पॉपुलेशन को स्ट्रेटिफाई करें अलग अलग प्लान के हिसाब से, फिर देखें रेलेवेंट प्लान के अंदर रेलेवेंट इनकम या रेलेवेंट रिटेंशन रेशियो क्या है, और फिर उस रिटेंशन रेशियो को आगे प्रोजेक्ट करें, अज्यूमिंग कि मेरा ये रिटेंशन रेशियो है और यही पॉलिसीज़ अगर आगे कंटिन्यू रहती हैं तो मेरा रेवेन्यू इतना होगा। तो वो अजम्पशंस की बात कर रहा है कि मेथड्स क्या थे अजम्पशंस को डेवलप करने के लिए, मेथड्स क्या रहे थे। अब बैंक की एग्जांपल दूं तो बैंक में जो मेरे मेथड्स होंगे वो क्या रहेंगे, मैंने देखा होगा कि भाई मैंने इस एज ग्रुप को इतने एडवांसेस दिए हैं और उन लोगों ने मुझे टाइमली इतने पेमेंट्स किए हैं, और फिर राइट ऑफ की अजम्पशंस भी ली उस पर कि भाई ये एज ग्रुप जो है वो डिफ़ॉल्ट नहीं करता, इस एरिया में जो लोन्स हैं आज तक डिफ़ॉल्ट नहीं किए हैं, ये कैटेगरी ऑफ लोन इतनी भारी नहीं होती लोगों पे, लोग पैसे पे कर देते हैं। तो ये मेथड्स हैं डेवलपमेंट के, अजम्पशंस के, कि भाई अजम्पशन ऐसी थोड़ी ना अजम्पशन ले रहा हूँ मैं ये हो गया, नहीं। अजम्पशंस डेवलप करने से पहले मेथड्स ऑफ अजम्पशन को चेक करना है कि वो मेथड्स ऑफ अजम्पशन क्या है, वो आपको समझनी है, तभी तो आपको पता लगेगा कि जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनी है वो रिलायबल है या नहीं है। दिस इज़ हाउ वी चेक। अच्छा, अभी हमने चेक नहीं करना शुरू किया, अभी ये टेक्निकली अ रिस्क असेसमेंट ऑफ PFI, दिस इज टेक्निकली अ रिस्क असेसमेंट ऑफ PFI। यहाँ से आपको पता लगता है कि यहाँ मसला हो सकता है, जैसे ऑडिट में रिस्क असेसमेंट करके पता लगता है कि यहाँ मसला हो सकता है, डेटा डेज इंक्रीज हो गए, इन्वेंट्री डेज इंक्रीज हो गए, तो यहाँ पे इस तरीके से कि मेथड्स जो यूज़ किए हैं किसी एक एरिया में वेग तो नहीं है, वेग है तो फिर वहाँ पे आप जाते हैं, तो यहीं से आपको पता लग जाता है। आगे, एक्यूरेसी ऑफ द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर्ड इन प्रायर पीरियड्स, मैंने आपको बताया कि प्रायर पीरियड में अगर कोई PFI बनाया हुआ था तो उसकी एक्यूरेसी आज देखो कि उसके क्या रिजल्ट्स हैं, तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि क्या ये कंपनी सही से PFI बनाती है, चवले मारती है, ये सारी चीज़ें। विल लाइक कंसिडर वेदर द रिलायंस ऑन द एंटिटीज हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज जस्टिफाइड, यानी ऐसा तो नहीं है कि सारे इनकॉम्पिटेंट लोग बैठे हुए थे और जो प्रायर ईयर के FS है, जो बेस फाइनेंशियल्स हैं जिसको मैं आगे लेके जाऊंगा, क्या वो बेस फाइनेंशियल्स, बहुत सुकून से समझना है, क्या वो बेस फाइनेंशियल्स यूज़ करने के लायक हैं, क्या उसके अंदर कोई मॉडिफाइड ओपिनियन तो नहीं था, क्या मॉडिफाइड रिपोर्ट तो नहीं, तो उसका इम्पैक्ट PFI पे तो नहीं, ये सारी फैक्टर्स आपने कंसिडर करने हैं बिफोर डूइंग ऑडिट ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। बात क्लियर जी। तो सर हमने अभी तक आज की क्लास में क्या सीखा कि सर आपने एक्सेप्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ें सोचनी है और फिर एक्सेप्ट करने के बाद रिस्क असेसमेंट करनी है, दैट वी कॉल नॉलेज ऑफ बिजनेस। एंड नॉलेज ऑफ बिजनेस के बाद उसी के अंदर हम ये देखते हैं कि एंटिटी का प्रिपरेशन ऑफ PFI का जो प्रोसेस है वो क्या है, उसको समझना है। देखो ये लिखा हुआ एंटिटीज प्रोसेस फॉर प्रिपेयरिंग PFI, आपको वो समझना है जिसके अंदर क्या आता है, जिसके अंदर ये आता है कि भाई जो लोग बना रहे हैं वो कॉम्पिटेंट है, हाईली स्किल्ड है या नहीं है, उनका रिव्यू होता है नहीं होता, सर नेचर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन क्या है, किस हद तक वो स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल और कंप्यूटर असिस्टेड टेक्निक को यूज़ करेंगे, उनके अजम्पशंस के डेवलपमेंट की मेथोडोलॉजी क्या है, किस बेस पे उन्होंने ये अजम्पशंस डेवलप किए हैं पास्ट हिस्ट्री में, और अब को जो मैं देखूं तो उसके नताइज क्या रहे हैं, और फिर क्या उनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इस लायक है कि मैं उसको PFI के लिए यूज़ कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ। सही है जी, जज़ाकल्लाह।